सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। किसी भी प्रोडक्ट को आप लीजिए, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। अब जब रिलायबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो एक टर्म भी आता है इसके साथ, अवेलेबिलिटी। ये सारे टर्म जो है वो खासतौर पे इंडस्ट्री यूजर्स के लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो एक इंडिविजुअल के लिए भी जरूरी है, लेकिन किसी भी क्वालिटी प्रोडक्ट के बारे में आप बात करेंगे कि भाई इसमें गुणवत्ता है, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट होगा, कैरेक्टरिस्टिक होगी, वो होगी रिलायबिलिटी। कितना आप विश्वास कर सकते हैं, कितना आप रिलाय कर सकते हैं। जैसे आप कहते हैं ना अपने दोस्त को, यार तुम बहुत रिलायबल हो, जब भी मुझे कोई तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो आप मेरा साथ देते हो। आज जो यूजर है वो केवल रिलायबल प्रोडक्ट नहीं मांग रहा है, वो कहता है मुझे इसके नंबर बताओ। इससे पहले कि वो खरीदे वो कहता है मुझे इसकी अवेलेबिलिटी बताओ, रिलायबिलिटी बताओ, मीन टाइम टू फेलियर बताओ, मीन टाइम टू रिपेयर बताओ, मीन टाइम बिटवीन फेलियर बताओ। ये सारी चीजें वो मांगता है। अब रिलायबिलिटी को मेजर करने की कुछ तकलीफें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। खास तौर पे जो सॉफ्टवेयर है उसमें मेजर करने में तो बहुत दिक्कत है। क्यों? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर के एरर होते हैं वो उसी फ्रीक्वेंसी से नहीं होते। यानी जैसे आप एक क्रिकेटर है, अब वो क्रिकेटर हो सकता है 6 बॉलों में 6 छक्के मार दे, हो सकता है वो आउट हो जाए पहली बॉल में। तो यही बात फेलियर के साथ है। अब अगर आपने जो छुपे हुए गुप्त तकलीफें, एरर, बग्स अगर आप निकाल लिए या मेजर कर लिए, उतना ही काफी नहीं है। ये पूरी तरीके से उस बंदे पे डिपेंड करता है जो इसे ऑब्जर्व कर रहा है, जो इस पे काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी है क्या? इसकी क्या डेफिनेशन है, परिभाषा क्या है? तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी IEEE स्टैंडर्ड के हिसाब से जो इसकी डेफिनेशन है वो ये है कि सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि एबिलिटी, किसी भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम ले ले, कंपोनेंट ले ले या सॉफ्टवेयर ले ले, पूरी की पूरी तरीके से, तो इसकी एबिलिटी क्या है किसी भी सॉफ्टवेयर की, कि जो फंक्शन इससे कहे गए हैं या ये जो फंक्शन करता है ये सिस्टम या सॉफ्टवेयर, आप किसी कोई भी स्टेटेड कंडीशन दे दीजिए, देखिए इस कंडीशन में से को काम करना चाहिए और कितने देर के लिए ये फंक्शन काम कर रहा है। कहने का मतलब कि आपने कहा देखो इस दरमियान मुझे इस समय के अंतराल में कितना कितना ये काम कर रहा है, जो इससे इसके फंक्शन चलने चाहिए, जो ये काम करता है। तो आप ये कहेंगे कि अगर ये है तो ये इसकी रिलायबिलिटी है। इसको प्रोबेबिलिटी में भी नापा जाता है। तो आप इनफॉर्मली अगर इसे कहें तो प्रोडक्ट कितना ट्रस्टवर्दी है, यानी उस पर कितना आप विश्वास कर सकते हैं और कितना उस पर डिपेंड कर सकते हैं। यानी कि भाई मैंने माना कि ये इस समय के लिए काम करेगा और वो काम करेगा जो मैं चाहता हूं इतने समय के लिए, उसे हम रिलायबिलिटी कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी में नापी जाती है ये, मतलब ये वैल्यू जो होगी 0 से 1 के बीच में होगी। तो इसकी एक और डेफिनेशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट वर्किंग करेक्टली ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी इस समय के अंतराल में आपका जो प्रोडक्ट है वो सही तरीके से काम कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इंट्यूटिवली अगर देखें तो जिसमें बहुत ज्यादा डिफेक्ट होंगे, प्रॉब्लम्स होगी, बग्स होगी, एरर्स होगी, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, बड़ी बात है कि वो अनरिलायबल होगा, उस पर विश्वास नहीं कर सकते आप। ये भी है कि अगर आप इन डिफेक्ट्स को हटाएंगे, जितना ज्यादा हटाएंगे उतनी रिलायबिलिटी के बढ़ने की संभावना है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी को अगर मापना चाहें तो उसमें कुछ तकलीफें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इसको हम ऑपरेशनल रिलायबिलिटी भी कहते हैं, रिलायबिलिटी को। तो कोई रिलेशनशिप नहीं है इसका। हम एक ग्राफ देखेंगे, बात टब कर्व देखेंगे, लेकिन फिर भी कोई इसकी जो आप देख रहे हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि कितने छुपे हुए गुप्त सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स हैं। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ये इसका पार्ट है, सॉफ्टवेयर, ये पूरा सॉफ्टवेयर है और यहां के आपने एरर निकाल दी, तो क्या जो ऑब्जर्वर है उसको ये लग रहा है कि ये रिलायबल हो गया? इसका एक रूल बताता हूं आपको, द 90-10 रूल, इफेक्ट ऑफ 90-10 रूल ऑन सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। अब सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में ये 90-10 का रूल क्या है?
बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। पहली चीज ये है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए सालों साल से, उससे ये पता चला कि अगर आपका ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, इसका केवल 10% भाग, ओनली 10% भाग, ये आप 90% टाइम यूज करते हैं। यानी कि 10% फंक्शनैलिटी, 10% फंक्शनैलिटी 90% टाइम आप यूज करते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे यूज करते हैं तो 9 घंटे आप यही पार्ट यूज कर रहे हैं, ये यूज नहीं कर रहे। इसका मतलब जो 90% फंक्शन है वो आप केवल 10% टाइम यूज कर रहे हैं, कम टाइम यूज कर रहे हैं, है ना? तो ये जो पार्ट है जो 10%, जिसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं 90%, इसको हम कहते हैं कोर, प्रोग्राम का कोर। जो 90% भाग आप नहीं यूज करते हैं या कम यूज करते हैं या केवल 10% यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं नॉन कोर। क्या कहते हैं? नॉन कोर भाग। अब आप देखिए, अगर ये 90% भाग है, ये पूरा जो है, मैं यहां चेंज करता हूं थोड़ा, ये जो 90% भाग है, इसके अगर आपने 60% डिफेक्ट हटा भी दिए, एरर्स हटा भी दिए, तो आपकी रिलायबिलिटी में कितना फायदा होने वाला, आपको क्या लगता है? मात्र 3%, ओनली 3% का फायदा होगा अगर आप इस एरिया से 60% एरर भी हटा दें तो। ये है 90-10 रूल। रिलायबिलिटी जब इंप्रूव होती है, मान लीजिए कोई एक सिंगल एरर आप ठीक करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि ये कोर भाग का है कि नॉन कोर भाग का। कहने का मतलब 10% भाग जो है वो आप 90% टाइम यूज करते हैं और 90% फंक्शनैलिटी आप केवल 10% यूज करते हैं। अब आपने करेक्ट कहां से किया इसको? आपने कोर भाग से किया या नॉन कोर भाग से किया, ये डिपेंड करता है। तो जो परसीव्ड रिलायबिलिटी है, ये इस पे डिपेंड करती है कि ऑपरेशनल प्रोफाइल क्या है, कौन सा काम कौन सा यूज कर रहे हैं आप। देखिए, मैं जो है, हो सकता है मैं 10% जो यूज करता हूं, हो सकता है आप वो 10% यहां से यूज करते हो सकता है ना ये। तो आपका 10%, मेरा 10% अलग अलग है। तो ऑपरेशनल प्रोफाइल पे बहुत डिपेंड करता है ये कि रिलायबिलिटी किसके लिए कितनी है। इसीलिए ये परसीवेबल है, जो आदमी यूज करता है वो बताता है। इफेक्ट ऑफ ऑपरेशनल प्रोफाइल ऑन सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी मेजरमेंट। देखिए साहब, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो काम कर रहे हैं, हो सकता है कि मैं वो काम नहीं कर रहा हूं, मेरी 10% आपके 10% से अलग है, क्योंकि हम किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में केवल 10% ही 90% टाइम यूज करते हैं, 10% फंक्शनैलिटी 90% टाइम यूज करते हैं, है ना? तो अगर हम वो इनपुट डेटा डालते हैं, ओके, और वहां पर डालें जो फंक्शन ऑलरेडी सही है, तो आपको कोई एरर मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप यहां से अगर देखेंगे तो आपको लगेगा यार रिलायबिलिटी तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आप ऐसा इनपुट डेटा डालेंगे जो उस जगह पे गया, कि मान लीजिए ये फंक्शन है, आपने यहां डाला था, वो फंक्शन जो चल गया, हमेशा चल रहा है, लेकिन अगर ऐसी जगह आप ऐसा इनपुट डाला जो इस फंक्शन पे जाके काम कर रहा है, तो ये तो हर बार एरर देगा, तो यहीं पे रिलायबिलिटी एकदम से गिर जाएगी। तो ऑपरेशनल प्रोफाइल पे बहुत डिपेंड करता है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में हर आदमी, हर इंसान सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को अलग तरीके से यूज करता है। एक होता है मेंटेनेंस यूजर, एक होता है नॉर्मल यूजर, एक इसमें एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एडमिन यूजर हो कह सकते हैं आप उसको, एक हो सकता है प्रिविलेज यूजर। अलग अलग तरीके के यूजर हो सकते हैं आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के। हर आदमी अलग अलग पार्ट यूज कर रहा है। जो मेंटेनेंस यूजर के लिए एरर आएगा, वो जो नॉर्मल यूजर है उसके लिए नहीं आएगा, हो सकता ना आए, है ना? तो रिलायबिलिटी का मतलब यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर यूज कर रहा है, मेंटेनेंस यूजर यूज कर रहा है, तो इसको एब्सोल्युटली आप रिलायबिलिटी को बता नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। और जैसे ही समय बढ़ेगा, सॉफ्टवेयर आगे बढ़ेगा, तो इसका रिलायबिलिटी परिवर्तित होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। जैसे मान लीजिए आपने सॉफ्टवेयर यूज करना शुरू किया, यहां पर एक एरर आया या बग आया, उसको ठीक किया, यहां पर एक एरर आया, उसको ठीक किया, लेकिन हो सकता है ये एरर कम होने से रिलायबिलिटी बढ़ जाए, लेकिन हो सकता है इस एरर के कारण कहीं इस जगह पे जाके प्रॉब्लम आ जाए। ओके, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी। देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में बहुत ज्यादा अंतर है।
हार्डवेयर रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी का मैं आपको ग्राफ भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझिए कि हार्डवेयर फेलियर जो होते हैं वो तो हार्डवेयर पार्ट है, उसका कोई कोई पार्ट गलत हो गया या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई प्रॉब्लम है उसमें, ठीक से उसके क्वालिटी चेक नहीं हुआ, तो वो हार्डवेयर तो इनहेरेंटली होता है इसमें, हार्डवेयर पार्ट में। सॉफ्टवेयर जैसा नहीं होता, सॉफ्टवेयर तो छू भी नहीं सकते आप, केवल आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मोस्टली जो हार्डवेयर फेलियर होते हैं वो होते हैं वियर एंड टियर से। जैसे आप ये देख रहे हैं बहुत ज्यादा जब आप यूज करते हैं या आप एक कार चला रहे हैं, कार का जो टायर है वो क्या होगा, जब बहुत ज्यादा चलाओगे तो आप घिस जाएगा, है ना। तो ये हार्डवेयर का फेलियर जो होगा वियर एंड टियर से होता है। कई बार ये हो सकता है कि जो पार्ट खराब हो रहा है वो वाले काम नहीं कर पाए जो उससे अपेक्षित है। जैसे लॉजिक गेट है, मान लीजिए लॉजिक गेट है, ये अटक गया 1 या 0 पे, 1 पे अटक गया। हो सकता है जो रजिस्टर है ये इस तरीके से शॉर्ट सर्किट कर जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप हार्डवेयर फॉल्ट को कैसे डील करते हैं, उसमें अगर हार्डवेयर खराब हो जाता है तो या तो आप दूसरा पार्ट रिप्लेस कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, या आपके पास कोई स्पेयर पार्ट पड़ा हो जिसे हम रिडंडेंसी कहते हैं, रिडंडेंसी से कर सकते हैं आप, 2 पार्ट रखिए, एक खराब हो गया दूसरा लगा दीजिए। तो सॉफ्टवेयर फॉल्ट जो है वो गुप्त है, छुपे हुए हैं। सिस्टम जब तक काम ठीक से नहीं करेगा, जब तक आप इसको डिजाइन कोड में जाके और डिजाइन लेवल पे जाके इसको चेंज नहीं करेंगे। आप पैच वर्क कर सकते हैं, आप हो सकता है छोटे छोटे बग्स जो आपके छोटे मोटे बग्स हैं वो आपको ठीक कर सकते हैं, या फिर आपको बोला गया अरे यार लेफ्ट हैंड साइड है जरा राइट साइड कर दो, इस मेन्यू में ये चीज बढ़ा दो, तो आप कर दोगे। बड़ा काम है जिससे बार बार फॉल्ट आ रही है वो डिजाइन और कोड लेवल पे जाके ही होगा। जो रिजल्ट आता है, ओके, हार्डवेयर रिलायबिलिटी मेजरमेंट, इसके लिए मेट्रिक्स है हमारे पास, नंबर्स हैं, MTTF, MTBF, MTTR, बहुत सारे नंबर्स हैं। वो शायद सॉफ्टवेयर में उतने अच्छे से काम नहीं कर पाते, और जब आपको हार्डवेयर में ऐसी कोई तकलीफ आती है और आप हार्डवेयर को रिपेयर कर देते हैं तो आपने रिलायबिलिटी इसकी मेंटेन कर ली, जो पहले थी वो अब हो गई। क्यों? क्योंकि आपने नया पार्ट लगा दिया। लेकिन जब सॉफ्टवेयर को रिपेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर के बग फिक्सिंग करते हैं या उसकी कोई एरर या डिबगिंग करते हैं, तब इसकी रिलायबिलिटी बढ़ भी सकती है या कम भी हो सकती है। आपको याद है रिग्रेशन टेस्टिंग हमने पढ़ा था। रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या था कि एक बग दूसरी 50 जगह इसको फिक्स किया और वो 3 जगह उस बग और आ गए, है ना। तो डिक्रीज भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। देखिए हार्डवेयर रिलायबिलिटी का सीधा मतलब है कि भाई स्टेबिलिटी रहे, हार्डवेयर काम करता रहे, यानी एक फेलियर और 2 फेलियर के बीच का जो टाइम है वो कांस्टेंट रहे। अगर ये 10 साल में एक चीज खराब हुई तो अगले 10 साल में ही खराब हो दोबारा। रिलायबिलिटी जो सॉफ्टवेयर की होती है वो होती है रिलायबिलिटी को बढ़ाना। रिलायबिलिटी हम बढ़ाते हैं जो फेलियर हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 साल में सॉफ्टवेयर फेल हो रहा है, हम चाहते हैं अगली बार वो 6 महीने में हो, अगली बार वो 3 महीने में हो। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी और हार्डवेयर रिलायबिलिटी में अंतर क्या है, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं आपको इनका ग्राफ दिखाता हूं। यह है समय, हम समय के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, आज कल परसों, और कितना फेलियर हो रहा है, कितने बार सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है, हार्डवेयर में दिक्कत आ रही है, बग्स आ रही है। अब ये आप देखिए, जो नीला आप देख रहे हैं इसको बाथ टब कर्व कहते हैं। ये बाथ टब में शुरुआत में जब हार्डवेयर आता है या बनाया जा रहा होता है, जब उसकी टेस्टिंग हो रही होती है तो बहुत ज्यादा एरर आती है और वो धीरे धीरे कम होती है। एरर बहुत ज्यादा रहती है शुरुआत में, धीरे धीरे कम होती है। फिर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, हार्डवेयर यूज होता रहेगा, चलता रहेगा। उसके बाद जब वियर टियर, तोड़ फोड़, घिसना ये सब हो जाएगा, तब ये फिर आगे इसकी शुरुआत होती है, फेलियर रेट ज्यादा बढ़ने लगते हैं। तो ये बाथ टब कर्व है, जो बाथ टब जिसमें हम नहाते हैं होटलों में, वो है। अब सॉफ्टवेयर पे आइए। सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है कि शुरुआत में इसी तरीके से इसमें बग्स ज्यादा होती है, बग्स, प्रॉब्लम, दिक्कतें टेस्टिंग वगैरह से दूर की जाती है और उसके बाद आप उसको रिलीज कर देते हैं। अब आपने जब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिबगिंग कर ली, उसके बाद वो जाता है यूजर के पास। अब यूजर के पास जाएगा तो यूजर अपनी चेंज रिक्वेस्ट देगा। अब वो उसे आप एक नया अपग्रेड देंगे, इंक्रीमेंट देंगे, फिर उसमें एरर्स निकल के आते हैं, फिर उसको अपग्रेड देंगे, फिर एरर निकल के आते हैं, फिर अपग्रेड देंगे। ऐसे मल्टीपल अपग्रेड्स के बाद अब ये सेटल होता है और फिर इसके बाद इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर अबोलेसेंस। ये यहां से स्ट्रेट लाइन शुरू होती है, अब ये स्टेबल हो गया। इसका मतलब ये अबोलेसेंस मतलब होता है जवानी, अब यहां इसकी जवानी आ गई।
ये जवानी इसकी यहां है, ये हार्डवेयर की जवानी यहां है, सॉफ्टवेयर की जवानी यहां है, हार्डवेयर का बुढ़ापा यहां है। तो सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी जो होती है वो बाहर की कंडीशन पे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करती। इसका मेन ये है कि कितने बग्स हैं, मेमोरी ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही, यानी कि जो क्लॉक स्पीड है, इनअप्रोप्रिएट क्लॉक स्पीड है, इनसफिशिएंट मेमोरी है, और अंदर के बग, अंदर की दिक्कतें, अंदर की नॉन टेस्टिंग, ये रिलायबिलिटी को बहुत इफेक्ट करती है। हार्डवेयर रिलायबिलिटी पूरी तरीके से एनवायरमेंटल कंडीशन पे भी डिपेंड करती है, बहुत ज्यादा। जैसे आप एक कार चलाएंगे तो टायर उसके खराब होंगे ही होंगे, जैसे मैंने अभी बताया। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी जो होती है उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप, जब हम स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं और एक्चुअल जब सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है और जब टेस्टिंग कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा अंतर दिखाता है। हार्डवेयर रिलायबिलिटी का मतलब है कि आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेटल है, आप इसको छू सकते हैं, ये टेंजिबल है, ये इनटेंजिबल है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, इसको आप अगर सॉफ्टवेयर के बग्स को, इसकी टेस्टिंग को ठीक से किया आपने, एरर्स को निकाला, नए अपग्रेड दिए, बहुत अच्छे से इसको इंप्रूव कर सकते हैं। अगर एक सॉफ्टवेयर आपने रखा और आपने कहा कि भाई मैं एक सॉफ्टवेयर और रख लेता हूं ये वाला, अगर ये फेल हो गया तो मैं इसको यूज कर लूंगा, रिडंडेंसी कोई फायदा नहीं करे। लेकिन अगर आपने एक हार्डवेयर पार्ट रखा, जैसे आपने टायर है, जैसे टायर खराब हुआ आपने दूसरा टायर लगा दिया, रिडंडेंट, तो इस रिडंडेंसी फायदा करती है हार्डवेयर रिलायबिलिटी। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में जो फेलियर रेट्स है उसको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते आप, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये 10% केवल जो फंक्शनलिटी है 90% टाइम यूज होती है। लेकिन फेलियर रेट जो हार्डवेयर कंपोनेंट का, वो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये स्टेबल हो चुके हैं, ये हार्डवेयर पार्ट है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी जो होती है वो मेनली जो डिजाइन बनाया है आपने, उसके बाद तो कोडिंग की है, उसके कारण होते हैं। छोटे मोटे तो बग्स होते हैं जो सामने दिख जाते हैं, फटाफट ठीक हो जाते हैं। जो उसकी कोर प्रॉब्लम है वो डिजाइन पे जाके ही ठीक हो पाती है, डिजाइन को ठीक करना होगा। हार्डवेयर रिलायबिलिटी जो होती है वो शुरुआत से डिजाइन, प्रोडक्शन, मेंटेनेंस, हर जगह इसमें फेलियर आ सकता है। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी कभी भी, इसके टायर नहीं घिसते हैं, ओके। एरर कभी भी किसी भी समय कभी भी आपके दस्तक दे सकती है। फेलियर जो होता है हार्डवेयर में, क्योंकि इसमें चीजें चल रही हैं, समय के साथ चल रही हैं, और जैसे इंसान पैदा होता है, इंसान मर जाता है, जानवर पैदा होता है, मर जाता है, हर चीज का एक एंड होता है, तो ये कभी ना कभी खत्म हो गई होगा। इसके लिए हमारे पास कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की तकनीक नहीं है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी की। इसलिए आपने देखा होगा कई बार आपको करेक्टिव, एडेप्टिव और परफेक्टिव मेंटेनेंस ही बताया जाता है सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी में। प्रिवेंटिव इसमें है ही नहीं। प्रिवेंटिव इसलिए है कि जब आप डिजाइन कर रहे हो, जब आप कोडिंग कर रहे हो, तो अच्छे से इसको टेस्ट करें, बस यही प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो सकता है। हार्डवेयर रिलायबिलिटी जो है, रिपेयर्स कीजिए इसमें आराम से, जैसे आप हार्डवेयर खराब हो गया उसको रिपेयर कर दीजिए या उसको रिप्लेस कर दीजिए, ये काम बन जाएगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इसे कहते हैं। जैसे कोई पार्ट है उसको ग्रीसिंग कर दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए, वो ठीक चलेगा। फिर रिलायबिलिटी जो है सॉफ्टवेयर में, ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कहीं भी किधर भी एरर आ सकता है। हो सकता है कि आपने, जैसे मैंने बताया, 10% भाग 90% टाइम यूज कर सकते हैं, और अगर आप बाकी के 90% भाग को यूज करने लगे तो वहां एरर आ जाएगी। लेकिन हार्डवेयर रिलायबिलिटी टाइम रिलेटेड है। ये फेलियर रेट जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे समय बढ़ेगा, पहले तो ये फिक्स रहेगा, अब यहां पर ये बढ़ापा आ जाएगा तो इसकी बढ़ जाएगी फेलियर रेट। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी क्या है? ये वो प्रोबेबिलिटी है कि सॉफ्टवेयर वो फंक्शन देगा आपको, या उस तरीके से काम करेगा जिस तरीके से डिजाइन है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सर्टेन कंडीशन पे। तो उसको नापने के क्या तरीके हैं, कैसे मापेंगे आप? अब सॉफ्टवेयर चलता है, फिर फेल होता है, फिर चलता है, उसको रिपेयर किया जाता है, ठीक किया जाता है। ये उस तरीके से बता रहा हूं जैसे हार्डवेयर करता है। तो अलग अलग कैटेगरीज हैं सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स की, जिनकी रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। इसका मतलब यह है कि क्या रिलायबिलिटी चाहिए। रिलायबिलिटी एक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, और जो भी सॉफ्टवेयर के लिए आप एसआरएस लिखते हैं या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, वो इसमें स्पेसिफाइड होता है कि रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी ज्यादा है और कितनी कम है। अब अच्छी रिलायबिलिटी या बुरी रिलायबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होती है। तो हर आदमी अलग तरीके से रिलायबिलिटी को देखता है। कहने का मतलब, हम ये जानते हैं कि पूरे सॉफ्टवेयर में जो 10% फंक्शनैलिटी है वो हम 90% टाइम यूज करते हैं, और 90% जो फंक्शनैलिटी है उसको केवल 10% टाइम यूज करते हैं। पहली जो मैट्रिक्स है आपके
रिलायबिलिटी में वो है रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ फेलियर। अब इसको ध्यान से देखिए, रेट मतलब होता है स्पीड, किस तेजी से, रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ फेलियर यानी फेलियर होने का रेट क्या है, कितने तेजी से फेलियर हो रहा है। तो ये सीधी बात है कि ये नंबर ऑफ फेलियर्स हैं, कितने बार सॉफ्टवेयर फेल हो रहा है, गिर रहा है, क्रैश हो रहा है। अपियरिंग इन यूनिट टाइम इंटरवल, रेट हमेशा यूनिट टाइम में होता है, जैसे स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम होता है स्पीड, इसी तरीके से रेट है। तो नंबर ऑफ फेलियर्स डिवाइडेड बाय जो आपका टाइम होगा। तो कितने अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं, अगर आपने उसको ऑपरेट कराया सॉफ्टवेयर को, तो कितने ऐसे इवेंट्स हैं जो आप जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे, वो अनएक्सपेक्टेड है और वही आपकी प्रॉब्लम है। ROCOF आप नंबर ऑफ फंक्शन ये फेलियर्स का कह सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने नंबर ऑफ फेलियर, फ्रीक्वेंसी जो आपके सॉफ्टवेयर के चलते हुए आएंगे। अब इसको नंबर में देखा जाए तो अगर मैं आपसे कहूं 0.02 ये वैल्यू है रेट ऑफ ऑकरेंस ऑफ फेलियर की, तो इसका मतलब यह है कि 2 फेलियर होंगे या 2 बार सॉफ्टवेयर धराशायी होगा 100 ऑपरेशनल टाइम यूनिट स्टेप में। इसका मतलब अगर आप एक डिसाइड कर लें कि भाई ये मेरा यूनिट स्टेप है इतने टाइम के लिए, जैसे मान लीजिए आप 1 दिन मान लीजिए, 10 दिन मान लीजिए, 50 दिन मान लीजिए, तो उस यूनिट में ये 2 बार फेल होगा, 100 ऑपरेशनल यूनिट में 2 बार फेल होगा। इसको हम फेलियर इंटेंसिटी मीट्रिक भी कहते हैं। फेलियर इंटेंसिटी का मतलब यही हुआ कि कितने बार फेलियर हो रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड, अब देखिए ये प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब 0 से लेकर 1 तक वैल्यू आएगी इसकी। ऑफ फेलियर ऑफ डिमांड, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जब आप डिमांड करें, आप चाहें कि भाई मुझे ये फंक्शन मिल जाए या ये काम हो जाए सॉफ्टवेयर से, या मुझे सॉफ्टवेयर अवेलेबल मिले या सॉफ्टवेयर में काम कर पाऊं, तो कितने बार ये फेल हो जाएगा। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब मैं डिमांड करूं तो ये फेल हो जाए। तो POFOD या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड, ये प्रोबेबिलिटी है, इसीलिए इसको हम प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। कि जैसे ही आप सर्विस की रिक्वेस्ट करें कि मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे मान लीजिए आपने एक वेबसाइट पे गए और वेबसाइट ओपन की, यहां पर आपने टाइप की, और ये वेबसाइट आपकी कितने बार आती है और कितने बार नहीं आती है, वही प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं कि ये कभी आ गई और जिस समय आप चाह रहे हैं वो नहीं आई, या आ गई तो प्रोबेबिलिटी 1, नहीं आई तो प्रोबेबिलिटी 0 की तरफ जाएगी, और इसको हम पूरा गिनेंगे तो हमारी 0 से 1 के बीच में आएगी कोई। इसका मतलब यह है कि आप जितने भी इनपुट्स दे रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर में, जो इनपुट्स दे रहे हैं, तो कितने डेफिशिएंसी, कितने बार ये फेलियर होगा, इसका कितने बार ये गिरेगा सॉफ्टवेयर। तो नंबर ऑफ गिरना या नंबर ऑफ फेलियर कह दें, नंबर ऑफ सिस्टम डिफिशिएंसी कह दें, जब आप इनपुट देंगे वो POFOD है। ये भी कह सकते हैं कि जब भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने बार, जैसे मान लीजिए आपने 4 बार रिक्वेस्ट किया और 1 बार फेल हो गया, 1/4 के हिसाब से सोच सकते हो आप, मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बता रहा हूं कि 4 बार मांगा, 1 बार मिला। तो इसी को अगर नंबर में देखें तो 0.1, मैंने जैसे बताया क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ये 0 और 1 के बीच में आएगी, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑन डिमांड आपका 0.1 है, इसका मतलब ये है कि 10 बार आप सर्विस मांगेंगे तो 1 बार ये फेल हो जाएगा, तो 1/10 इसकी POFOD हो गई। खासतौर पे जो सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम होता है, जिसमें जान और माल इसमें स्टेक पे होता है, वहां पर POFOD बहुत बड़ा मैट्रिक्स बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स बन जाता है। मीन टाइम टू फेलियर, MTTF। अब पहली चीज इसमें समझिए कि ये मीन है। मीन मतलब क्या होता है, आप सारे नंबरों को जोड़िए, उतने नंबर से जितना काउंट होगा उससे डिवाइड कर दीजिए, मीन ऐसे ही निकलता है। इसको आप एवरेज भी बोलते हैं, है ना। अब इसको छोड़ दीजिए, अब इस पे आइए। टाइम टू फेलियर, टाइम टू फेलियर मतलब गाड़ी बिल्कुल सही सही चल रही है, गाड़ी बिल्कुल सही सही चल रही है, अब कितना टाइम लगेगा इसको फेल होने में, इसका एक्सीडेंट होने में, या इसके टायर फटने में। सही सही चल रही है, कब ये जाके फेल होगा, और
इसका जब जैसे एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, उन सबको जोड़ लीजिए, उसका मीन ले लीजिए, एवरेज ले लीजिए, वो आपका मीन टाइम टू फेलियर हो गया, है ना। तो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव फेलियर्स, इसको हम कहते हैं मीन टाइम टू फेलियर। यानी कि यहां पर ये फेल हुआ, चलिए मान के चलते यहां पर फेल हुआ, पहला फेलियर यहां पर। उसके बाद आप जैसे फेलियर हुआ तो उसके बाद आपने कहा कि भाई इसको रिपेयर करेंगे, और अब यहां से वो सही काम कर रहा है। तो जब आपने इस बिल्कुल ठीक कर दिया इसको और ये काम कर रहा है ठीक से, यहां पर आपका कोई रिपेयर हुआ होगा और यहां से यहां तक ठीक काम कर रहा है, तो इसी को हम एमटीटीएफ कहते हैं, यानी एवरेज टाइम, जिसमें जो दो सक्सेसिव फेलियर के बीच में ये एवरेज टाइम कितना, यहां से यहां तक का टाइम कितना है। तो ये एक के लिए नहीं लिया जाता है क्योंकि ये मीन है, तो मल्टीपल टाइम लेके फिर इसको जोड़ा जाता है और डिवाइड बाय कर दिया, कितना कर दिया जाता है, जितने यूनिट्स हैं आपके, यानी टोटल नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ऑपरेशन कह सकते हैं, कितने घंटे काम कर रहा है, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। देखिए खासतौर पे ये सॉफ्टवेयर के लिए उतना लागू नहीं होता है, हार्डवेयर का आप बता सकते हैं, क्योंकि हार्डवेयर फेल होता है इसके सामान से, इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे हैं, जैसे आपका डायोड है, ट्रायोड है या लॉजिक गेट है, वो खराब होते हैं। यानी कितने फ्रीक्वेंसी में आपका जो एक्चुअल टेंजिबल या फिर जिसको आप छू सकते हैं वो खराब हो रहा है। जब सॉफ्टवेयर का एरर आता है, उसको डिटेक्ट किया गया, उसको रिपेयर किया गया, तो जरूरी नहीं है कि वही एरर दोबारा आ जाए, ऐसा बहुत कम पॉसिबल है। मीन टाइम टू फेलियर मतलब यह है कि एवरेज निकालते हैं, मीन है कि किस समय आपका जो टाइम लगता है वो फेल होने में, एक बार फेल हुआ फिर दूसरी बार कब फेल होगा। तो टोटल लाइफ स्पैन या किसी डिवाइस या एसेट का बता सकते हो आप, और डिवाइडेड बाय कितने डिवाइस या एसेट्स हैं आपके पास। अब इसका एग्जांपल यह है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्शन लाइन है, उसमें 3 डिवाइसेस हैं आपके, एक ही जैसे हैं। जो पहला डिवाइस है वो फेल होता है 5200 घंटे में, दूसरा डिवाइस फेल होता है आपका 4200 घंटे में, तीसरा डिवाइस जो आपका गिरता है, खराब होता है, वह 5600 आवर्स। तो आपको एमटीटीएफ निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे, पहले टोटल लाइफ स्पैन निकालेंगे। टोटल लाइफ स्पैन कितना है, 5200 प्लस 4200 प्लस 5600। कितने डिवाइसेस हैं आपके, 3। तो इन सबको जोड़ दिया आपने, ये आपका कितना आ गया, 15000। उसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ये मीन निकलता है, ध्यान रखिएगा। इसमें इनको जोड़ के आपको बस नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना है, ये आपका 500 आएगा। मीन टाइम टू रिपेयर, अब मीन मतलब होता है एवरेज। जो भी वैल्यू निकलेगी, हर बार जो जो नंबर्स आएंगे उनको जोड़ेंगे और कितने बार ये काउंट आया है उससे डिवाइड कर देंगे। ओके, मीन टाइम टू रिपेयर। अब क्या हम टाइम टू रिपेयर पे आ जाइए, कितना समय लग रहा है इसको रिपेयर होने में। अब खराब तो हो गया है, आपका सिस्टम डाउन तो हो गया है, अब उसको रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा, उसको हम एमटीटीआर कहते हैं। एमटीटीआर का मतलब यह है कि यहां पर आपका फेलियर हुआ है, अब आप यहां पूरा टाइम लगा रहे हैं इसको ठीक करने में, तो जो खराब हुआ और दोबारा जब चलेगा ये, उसके बीच के टाइम को हम कहते हैं एमटीटीआर। वैसे तो ये टाइम टू रिपेयर है, एम आया है क्योंकि ऐसे कई सारे टाइम निकाल के हम जोड़ के जितने नंबर ऑफ काउंट है उसे डिवाइड कर दें। तो मीन टाइम टू रिपेयर, क्योंकि मीन है या एवरेज टाइम है, ये तब पता लगता है जब आपको इश्यू समझ में आया कि भाई यहां पर दिक्कत आ रही है। आप प्रॉब्लम डायग्नोज करेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम के कारण हो रहा है, फिर इसको रिपेयर करेंगे इस फॉल्ट को, और फिर इसको जब फंक्शनल बनाएंगे, वो पूरा जो यहां से यहां तक का जो टाइम है उसको हम कहते हैं मीन टाइम टू रिपेयर। तो एमटीटीआर ये आपका मेंटेनेंस मैट्रिक्स है, जैसे कि एमटीटीएफ, एमटीबीएफ, ये सारे के सारे मेंटेनेंस मैट्रिक्स है। और ये निकालते कैसे हैं, क्योंकि इसमें एवरेज निकाला जाता है। एवरेज टाइम किस चीज का, कि भाई आपका जो इक्विपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर फेल हुआ है उसको वो पता चल गया यहां पे, और उसको यहां तक आपने रिपेयर कर दिया, तो ये जो टाइम है बीच का, कि जब वो नॉन फंक्शनल था उस समय के लिए, वो रिपेयर में गया था या वो प्रॉब्लम डायग्नोज कर रहे थे, वो जो समय है, ऐसे बहुत सारे समय जोड़ के हम एवरेज लेते हैं उसका। ये एक और चीज बताता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना तत्पर है, कितना फास्ट है, कि अगर कोई ऐसा ब्रेकडाउन हो जाता है, जैसे आपके घर में लाइट चली गई, अब आप इलेक्ट्रिसिटी वालों को फोन करते हैं कि लाइट कब आएगी भाई, तो कह रहे हैं सर प्रॉब्लम देख रहे हैं, पीछे से प्रॉब्लम है, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर आपके घर के पास का ट्रांसफार्मर है खराब, तो अलग टाइम लगेगा, और आपके घर के बिल्कुल पोल से जो लाइट आ रही है वहां पर कुछ फॉल्ट है तो अलग टाइम लगेगा। उसके रिपेयर की बात कर रहा हूं मैं।
एक बार फेलियर हो गया, यहां पर जैसे मान लीजिए फेलियर हो गया, तो अब इसको ठीक करने में तो समय जाएगा ना, उसी की बात हो रही है। तो एमटीटीआर क्या करेगा, ये ऐसे टाइम निकालेगा, बहुत समय के लिए इसको निकालेगा और उन सबको एवरेज कर देगा कि कितना समय लग रहा है इसको फिक्स करने में, इसको ठीक करने में। एक एग्जांपल लेते हैं, टोटल टाइम आपका जो रिपेयरिंग में गया और डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ रिपेयर्स हुए, इसको हम एमटीटीआर कहते हैं। मान के चलिए कि एक प्रोडक्शन लाइन है, उसमें 3 डिवाइसेस खराब हो गए। जो पहला डिवाइस है वो उसका जो वो डाउन रहा 4 घंटे के लिए, दूसरा डिवाइस जो है वो डाउन रहा 2 घंटे के लिए, तीसरा रहा आपका 3 घंटे के लिए। तो आपसे कहा गया इसका एमटीटीआर निकालिए। तो आप क्या करेंगे, 4 + 2 + 3, ये टोटल टाइम आपका आ गया। रिपेयरिंग में इतना समय लगा, कितने डिवाइसेस है, 3, 9 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका 3 एमटीटीआर आ गया। मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मीन टाइम बिटवीन फेलियर जो होता है वो, अब देखिए यहां पर एक फेलियर हुआ, उसके बाद ये दूसरा फेलियर हुआ। जब एक फेलियर हुआ और उसके बाद दूसरा फेलियर हुआ, उसके बीच का जो समय होता है उसको हम कहते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर। यानी कि यहां पर एक बार सिस्टम खराब हुआ, आपने उसको रिपेयर किया, ये सही चलता रहा, अब यहां पर दोबारा फेल हुआ, इन दोनों को मिला के हम कहेंगे कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर। मीन है एवरेज, एवरेज का मतलब क्या है, बहुत सारे हम टाइम बिटवीन फेलियर निकालेंगे, उनको जोड़ देंगे और काउंट से डिवाइड कर देंगे, मीन आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। और टाइम बिटवीन फेलियर मतलब यहां सिस्टम खराब हुआ, फिर अगली बार जब खराब होगा, फिर अगली बार जब खराब होगा, जो पिछली बार खराब हुआ होगा, तो ये टाइम जोड़ेंगे, ये टाइम जोड़ेंगे, ये टाइम जोड़ेंगे, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, ऐसे आता है एमटीबीएफ। तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर वो टाइम है जब मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सिस्टम या प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ड्यूरिंग नॉर्मल सिस्टम ऑपरेशन, इसका मतलब जब फेलियर के बीच में ये सही काम कर रहा होगा, उसी को हम कहते हैं कि हाँ भाई ये मीन टाइम बिटवीन फेलियर हो गया। मैंने जैसे बताया कि ये अर्थमेटिक मीन है, 2 फेलियर्स के बीच में जोड़ते हैं इसको। ये जो टर्म है वो रिपेयरेबल सिस्टम के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं, जबकि जब एमटीटीएफ है वो हमारा वो टाइम ऑफ फेलियर है नॉन रिपेयरेबल सिस्टम के लिए। तो अगर इसको बहुत इजी शब्दों में समझा जाए तो एमटीबीएफ होता है टोटल वर्किंग टाइम, कितना ये समय काम किया, उसके बाद आपने इससे क्या घटा दिया, ब्रेकडाउन टाइम, यह घटा दिया, मतलब ये आ गया, तो ये पार्ट डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हुए। एक और तरीका बताता हूं इसका, कि एमटीटीएफ और एमटीटीआर को आप जोड़ लीजिए, वही मीन टाइम बिटवीन फेलियर आता है, क्योंकि एक फेलियर के बाद उसको रिपेयर होने में टाइम लगेगा, फिर ये कुछ समय तक सही चलेगा। तो खराब होके जब ठीक होगा उसका टाइम, प्लस जब तक वो ठीक चल रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे, जब तक वो दोबारा ना गिर जाए, दोबारा फेलियर ना हो जाए, उसको हम एमटीबीएफ कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये जो एमटीबीएफ है मेरा, ये अगर 100 है, तो इसका मतलब ये है एक बार फेलियर हुआ तो नेक्स्ट जो फेलियर होगा वो 100 घंटे के बाद होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो 100 घंटे है क्लॉक टाइम है, रनिंग टाइम नहीं है। घड़ी देखिएगा, 100 घंटे घड़ी पे देखना है आपको, सिस्टम के एग्जीक्यूशन को नहीं देखना है, ठीक है। यानी जो टाइम मेजरमेंट है वो रियल टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम नहीं है, क्योंकि एमटीटीएफ में हम एग्जीक्यूशन टाइम देखते हैं, किस समय सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, सिस्टम रन कर रहा है, वो एमटीटीएफ में देखा जाता है। यहां पर क्लॉक टाइम है। एमटीबीएफ का भी एग्जांपल देखते हैं। एमटीबीएफ आप ये कह सकते हैं कितना अप टाइम है डिवाइडेड बाय अप टाइम प्लस, कई बार ये इसको नंबर ऑफ फेलियर्स कह देते हैं। तो इसका एग्जांपल इस तरीके से है कि आपका कोई प्रोडक्शन लाइन है, ये 130 घंटे के लिए एक वीक में चलता है, लेकिन इसमें 4 आउटेजेस हो जाते हैं, 4 बार प्रॉब्लम आ जाती है। पहला जो आउटेज होता है वो 2 घंटे के लिए रहता है, और द फर्स्ट लास्ट 2 लास्ट फॉर 2 आवर्स, मतलब पहले जो 2 है, ये जो 4 है ना, तो इसमें 2 यहां है, ये 2 यहां है। पहले जो 2 है वो 2 घंटे के लिए चलते हैं, मतलब 2 घंटे के लिए आउटेज रहता है, और दूसरा जो 2 होता है वो 3 घंटे के लिए चलता है। अब आप उसको इसमें निकालना है कि एमटीबीएफ क्या है। तो टोटल ये चला 130 घंटे के लिए, ठीक है जी। इस बीच 4 समस्याएं आई, है ना। नंबर ऑफ फेलियर्स कितने हैं, 4, यहां आई, यहां आई, यहां आई, एक और यहां लगा, 4 बार समस्या आ गई। ये जो पहले वाले 2 है वो 2 घंटे के लिए, तो 2 × 2 कर दीजिए, 4 घंटा हो गया है। दूसरे वाले 2 वाले जो है वो 3 घंटे के लिए रहे, तो 2 × 3 6 हो गया। टोटल कितना आउटेजेस हुआ, टोटल टाइम जिसमें सिस्टम चला नहीं, तो वो 10 घंटे हो गए। तो आपको क्या करना है, जब आप एमटीबीएफ निकालेंगे
तो टोटल टाइम से आप क्या करेंगे, ये जो 10 है वो घटा देंगे। कितना है आपका 120, और कितने आउटेजेस हुए 1 2 3 4, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। ये आपका आ गया मीन टाइम बिटवीन फेल, कितना आया 30। अब इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन लाइव 3 घंटे के लिए रहेगा, यानी कि एवरेज टाइम जो हमने निकाला है फेलियर के बीच में। अब इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो 30 घंटे बढ़ेंगे, मान के चलिए यहां फेलियर होगा, फिर 30 घंटे बढ़ेंगे, यहां फेलियर होगा, 30 घंटे होंगे, यहां फेलियर होगा, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ाऊं और आपको फेलियर रेट दिखाऊं, फेलियर रेट कितना निकलेगा, फेलियर रेट होता है 1/MTBF। इसी का आप रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो 1/30 है, इसका फेलियर रेट है 0.033। अवेलेबिलिटी का मतलब यह है कि जब मैं मांग कर रहा हूं किसी चीज की और आपके पास नहीं है, आपने एक दुकान खोली है, आपने कहा मैं मोमो दूंगा, सूप दूंगा, आप गए, आपने कहा भाई मुझे मोमो दो, तो आप बोलेंगे यार मोमो तो खत्म हो गया, सूप है। तो अवेलेबिलिटी इसी के बारे में बात करती है। अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी दोनों ही प्रोबेबिलिटी है, ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी मतलब वो 0 से 1 के बीच में आएंगी। तो सिस्टम अवेलेबिलिटी, सॉफ्टवेयर अवेलेबिलिटी, चाहे वो किसी इक्विपमेंट के लिए हो, किसी सॉफ्टवेयर के लिए हो, ये एक ऐसी मैट्रिक है जो प्रोबेबिलिटी बताती है कि सिस्टम उस समय अवेलेबल है। इसका मतलब सिस्टम फेल नहीं है और सिस्टम रिपेयर पे नहीं गया है। अगर सिस्टम खराब नहीं है या रिपेयर पे नहीं है, इसका मतलब वो अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम ना तो फेल है ना तो वो रिपेयर में गया है। क्लियर हो गया? तो अवेलेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम आपके फंक्शन देगा या अवेलेबल है जिस टाइम पे आपने उसकी मांग की है। तो इसमें आपका, जैसे मैंने आपका रिपेयर कहा यहां पर, और रिपेयर और रिस्टार्ट टाइम दोनों ही चीज आती है इसमें। अवेलेबिलिटी अगर आप कहेंगे, क्योंकि मैंने बताया आपको अवेलेबिलिटी 0 से 1 के बीच में आती है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। अगर हमने कहा अवेलेबिलिटी 0.9995 है, ये जो अवेलेबिलिटी है वो 0.99, 0.999, ऐसे 0.9999 ऐसे तक जाती है। 0.995 का मतलब है प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब ये है कि 995/1000। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 1000 टाइम यूनिट में जो सिस्टम है वो 995 बार अवेलेबल रहेगा। तो परसेंट, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कितने परसेंट समय में या परसेंटेज ऑफ टाइम ये सिस्टम काम करने के लिए हमारे पास अवेलेबल है। इसमें आप डाउन टाइम, प्लान्ड एंड अनप्लान्ड सब ले लीजिए, लेकिन कितने समय के लिए हमारे अवेलेबल रहेगा उसे हम अवेलेबिलिटी कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर सिस्टम जो है वो ऑन एन एवरेज 4 घंटे खराब रहता है 100 घंटे के ऑपरेशन में, तो कितना हुआ इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अवेलेबिलिटी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है जी। तो ये आपका हो जाएगा 96%। कितना हो गया 96%। अब ये कैसे आया है ये मैं आपको बता देता हूं। ये 4/100 आपका हो गया कितना, 4 घंटे ये खराब रहता है 100 घंटे में, तो अवेलेबिलिटी कितना होगा 1 - 4/100, ये होगा आपका 100 - 4/100, तो ये होगा आपका 96%। 96/100 यानी 96%, ऐसे आता है। अवेलेबिलिटी को निकालने के लिए आप मीन टाइम बिटवीन फेलियर और इसका भाग देते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर, यानी ये पूरा डिवाइडेड बाय इसका और मीन टाइम टू रिपेयर के एडिशन का डिवीजन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं अवेलेबिलिटी को कि कितने समय सिस्टम अप है, और अप टाइम और डाउन टाइम दोनों को जोड़ के इसे डिवाइड करते हैं। अब देखिए कब सिस्टम अवेलेबल है, अगर आप एक पीरियड ऑफ टाइम में ले रहे हैं तो इसमें आपको, जैसे मैंने बताया, फेलियर्स भी देखेंगे आप, रिपेयर टाइम भी देखेंगे कि कितना डाउन टाइम है, इसीलिए इसमें MTTR को भी जोड़ा गया है ना। ये मीट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में। अगर आपका मोबाइल कनेक्शन या डेटा खत्म हो गया तो आप तो एकदम सकपका जाएंगे। आप जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही खराब हो गया, तो इसमें जितने भी एप्लीकेशन चलते हैं, जितने सॉफ्टवेयर चलते हैं, वो कैसे काम करेंगे जब तक ये अवेलेबल नहीं रहेगा। आप जैसे ही सिस्टम पे गए, आपको एक ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ आ गई, तो सिस्टम अवेलेबल नहीं है, इसी को अवेलेबिलिटी कहते हैं, राइट। इसका मतलब यह है कि इसको ठीक करना होगा, फिर ये चालू होगा, फिर इसमें आप सॉफ्टवेयर डालोगे तब ये काम शुरू करेगा, इसी को अवेलेबिलिटी कहते हैं। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की, बहुत शुक्रिया।